क्या सीरिया और ये सब टारगेट नहीं है इसराइल का? बिल्कुल है टारगेट। तो क्या जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एमएमसी जो है मीडिया पर आपके इस चैनल पे, तो जब हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो क्या तुर्किया के, क्या मिस्र के, क्या ईरान के, क्या क्या जो है सऊदी के, क्या फिर कतर वगैरह के, क्या इनके रूलर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसीलिए एक रीजनल अलायंस, मिलिट्री अलायंस, वो बहुत जोरों शोर से बिल्डअप हो रहा है। और वो शिया सुन्नी अलायंस नहीं होगा, वो रीजनल मिलिट्री अलायंस होगा। और वो कहीं ना कहीं इसराइल की हेजीमनी के खिलाफ होगा। अब जो इजराइल की अदालत है उसने अब अपना काम शुरू कर दिया है। अब वहां पे अगर आप देखें तो कार्रवाई शुरू हो गई। मैं उस पर भी पूरी तरह से रोशनी डालूंगा। इस्लामिक नाटो या सुन्नी कॉट्स, ये बात हो रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की। तो फिर एक बार कहीं ना कहीं शिया सुन्नी क्या यूएस के लिए जानकारी जुटा रहे हैं। मुनीर मुश्तबा से मुलाकात पर सस्पेंस हमने कल ही कह दिया था। इस वक्त इख्तिदार में होते हैं या जो लोग हुकूमत चलाते हैं, ईरान के लोग उस तरह के रूलर्स नहीं हैं जैसे दुनिया के और ममालिक में पाए जाते हैं। ये रूलर्स जो है ईरान के अवाम दोस्त हैं। और जब भी मौका आया है तो रूलिंग क्लास पीछे नहीं रही है, बल्कि अवाम पीछे रहे हैं, उनसे आगे जो है रूलिंग क्लास रही है। चाहे शहादत का मामला हो, कुछ और हो, महाज पे जाने का मामला हो, पूरी दुनिया ने देखा है। तो दूसरी चीज ये है कि जो लेबनान के अंदर जो कुछ मैं देख रहा हूं, ये एक पॉज है। उस पॉज को भी ईरान ने एक पॉज के अंदर जवाब दिया है कि भाई ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली खोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फुल्ली जो है क्लोज डाउन था। अमेरिका और इसराइली जहाजों के लिए बंद किया था ईरान ने, और बाकी दुनिया के लिए बंद नहीं था। तो अमेरिका की जमीन जब खिसक रही है तो वो सोच रहा है कि भागते भूत की लगोटी सही, जिस तरह से भी हो, फिलहाल किसी तरह से मैं जो है ईरान के जंग से बाहर निकलूं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरी जो सूरत हाल है उस पर चर्चा करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां एक तरफ आज ईरान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया है और इसकी वजह से दुनिया को बड़ी राहत महसूस हुई है। हालांकि यह भी मैं आपको बता दूं कि ईरान ने पहले भी कभी ये नहीं कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया है, बल्कि कंट्रोल की बात थी। और चूंकि लेबनान पे ये शर्त थी अमेरिका से कि लेबनान को भी सीज फायर के दायरे में लाना होगा। और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन के लिए लेबनान पे सीज फायर किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि बाकायदा ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था। हालांकि जिस तरह से अमेरिका ने घेराबंदी करने की कोशिश की, नाकाबंदी, और दावा भी करते रहे कि साहब हमने तो नाकाबंदी कर दी, हमने तो बंद कर दिया, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब आप ये देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ रही है। अब जो इजराइल की अदालत है उसने अब अपना काम शुरू कर दिया है। अब वहां पे अगर आप देखें तो कार्रवाई शुरू हो गई। मैं उस पर भी पूरी तरह से रोशनी डालूंगा कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया है, ये कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इस्लामिक नाटो या सुन्नी कॉट्स, ये बात हो रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की। तो फिर एक बार कहीं ना कहीं शिया सुन्नी। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका को मिला क्या, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जिस तरह से आप देखिए कि अब कार्रवाई अदालत की शुरू हो गई है और बेन गवीर पहले जो है वो आप शिकार हुए हैं खुद अपनी अदालत के। तो इस पे भी आप देखिए, यहाँ देखिए, इजरायली फौजियों पर फिलिस्तीनी कैदी के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम, ड्यूटी पर बहाल। और वो खबर मैं पेश कर देना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे आप देखिए, इत्तलात के मुताबिक इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ
एयाल जमीर ने कई फौजियों को फाल रिजर्व ड्यूटी पर बहाल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि उन पर ये बताया जा रहा है उन पर बदनाम जमाना यहाँ पे फौजी अड्डे पर एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया था। ये देखिए ये केस जुलाई 2024 का है, जब इस सहूलत में मौजूद फौजियों पर एक फिलिस्तीनी कैदी को तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ था। यहाँ पे देखिए हार्टेस के मुताबिक इस फैसले में यूनिट 100 के फौजी शामिल हैं, बावजूद इसके कि इन पर गजा की पट्टी से एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगाया गया था और अंदरूनी फौजी तहकीकात की तकमील से पहले ये हुआ था। इजरायली फौज ने कहा कि जारी तहकीकात रिजर्व सर्विस को नहीं रोकती। उन्होंने मजीद कहा है कि इंक्वायरी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से ये उनको पाबंदी जो है वो आयद की गई है। तो ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम खबर यहाँ पे है। तो मैं इसकी और भी तफसील लूंगा कि किस तरह की चीजें जो है सामने आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा से बस 2-1 मिनट और अपडेट्स जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट यही है कि लेबनान में जंगबंदी हुई और लेबनान में जंगबंदी के बाद अब जो है यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है उसको खोलने की बात कर दी गई है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से 10% जो क्रूड ऑयल का जो शेयर था जो ऊपर चढ़ रहा था, वो 10% जो है वो नीचे आया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसका बड़ा फर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगली बातचीत कब होगी, कैसे होगी। एक चीज और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कल मैंने जिसपे बात की थी, क्या यूएस के लिए जानकारी जुटा रहे हैं मुनीर, मुश्तबा से मुलाकात पर सस्पेंस। हमने कल ही कह दिया था कि ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो मुश्तबा खामनाई से मुलाकात कराए। बहरहाल चलिए मैं ले लेता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ गए हैं, मैं ले ही लेता हूँ स्क्रीन पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर रखने वाले जनाब अब्दुल वाहिद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप कॉलम निगार भी हैं और कई जबानों में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये कि अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से हालात को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जहां एक तरफ लेबनान पे भी झुक गया अमेरिका और इजराइल और 10 दिन का सीज फायर हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ आज स्टेट ऑफ हुर्मुस को खोलने का भी बाकायदा ऐलान कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने कंट्रोल के तहत ही उसको अब रिलीज करेगा। बहुत ज्यादा मेरा अपना ये ख्याल है कि वो अमेरिका और इजराइल पे भरोसा नहीं करेगा। तो ये तमाम चीजें किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अभी मैं ये भी बताता चलूं तमाम अपने व्यूवर्स को कि जंगबंदी जरूर लेबनान से हो गई है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहां पे अब भी चुटपुट घटनाएं हो रही हैं और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जब कल ऐलान हो गया था उसके बाद भी वहां पे हमला हुआ है और उसमें 8 लोग मारे गए थे। तो ये जो चीजें हैं, कितना इन पे एतमाद किया जाएगा, क्या अपडेट और ऑब्जर्वेशन है फिलहाल की अब्दुल वाहिद साहब? हमने जी 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 मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको और सारे नाजरीन को जो लोग देख रहे हैं इस वक्त और जो लोग जुड़े हुए हमसे। देखिए इस वक्त जो है सबसे अहम पहलू ये है जिस पर आपने उसकी वाज़ेह तौर पर निशानदेही की है कि ये जो है क्या ये वाकई सीज फायर है लेबनान में या ये जस्ट पॉज। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक पॉज है जैसा शर्म शेख के माहदे के बाद हमें गजा में देखने को मिला। इसराइल सारी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, बम्बारमेंट इसराइल का जारी है। तो लेबनान के अंदर भी सूरत हाल वही है। और दूसरी जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ठीक है जैसा भी सही, देखिए जो लोग इस वक्त इख्तिदार में होते हैं या जो लोग हुकूमत चलाते हैं, ईरान के लोग उस तरह के रूलर्स नहीं हैं जैसे दुनिया के और ममालिक में पाए जाते हैं।
ये रूलर्स जो है ईरान के अवाम दोस्त हैं, और जब भी मौका आया है तो रूलिंग क्लास पीछे नहीं रही है, बल्कि अवाम पीछे रहे हैं, उनसे आगे जो है रूलिंग क्लास रही है। चाहे शहादत का मामला हो, कुछ और हो, महाज पे जाने का मामला हो, पूरी दुनिया ने देखा है। तो ईरान के जो रूलर्स हैं वो हकीकी तौर पर अवाम के नुमाइंदे हैं। तो अब जो है वहां पे सूरत हाल क्या है? अवाम जो है शुरू से ईरान का एक रहा है मिजाज अपना, और हर जो भी ओल्ड सिविलाइजेशन होती है उसका एक मिजाज रहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या इंसानी जानों के जिया पर को बहुत नुकसानदेह मानती है, और उनके ऊपर अपने तख्त जो है वो सजाती नहीं है इंसानी जानों के ऊपर, जो भी जो है सिविलाइज्ड नेशन होता है। ईरान के साथ भी सूरत हाल ऐसी है, वरना दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां लाशों पर जो है लोगों ने अपने इख्तिदार के पाए खड़े किए हैं, पाए तख्त जो है उस पे है। ईरान के साथ या जो भी सभ्य समाज होता है उसके अंदर और पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर ये एक मेजर डिफरेंस होता है। दूसरी चीज ये है कि जो लेबनान के अंदर जो कुछ मैं देख रहा हूं, ये एक पॉज है। उस पॉज को भी ईरान ने एक पॉज के अंदर जवाब दिया है कि भाई ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली खोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फुल्ली जो है क्लोज डाउन था। अमेरिका और इसराइली जहाजों के लिए बंद किया था ईरान ने, और बाकी दुनिया के लिए बंद नहीं था। दुनिया के लिए उस वक्त भी खुला था और इस वक्त भी ओपन है। तो अब ये सबके लिए ओपन हो गया है, यानी अब फ्रीली मूवमेंट हो जाएगा। पहले कुछ जो है चेक पॉइंट्स वगैरह ईरान के थे। ये जो है ईरान के वजीर खारजा जो है अब्बास अरागची, उनका बयान आया है। दूसरे ये जो आसिम मुनीर की विजिट हुई है, जो वो 2 रोज तक रहे वहां पे तेहरान के अंदर, इस सूरत हाल में जबकि पूरे खित्ते के अंदर जंग जारी है, लेबनान के अंदर, फलस्तीन के अंदर, इवन ईरान खुद जो है, तो ये सब जो है इस सूरत हाल में पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ का वहां पे होना, उसके कई इशारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है इस वक्त अमेरिका के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरी दुनिया में 2 जो है ऐसे नैरेटिव बिल्डअप हुए हैं इधर, जब से ईरान पर अमेरिका ने फौजकशी की है, कि क्या वाकई अमेरिका सुपर पावर है। तो मिलिट्रली जो है, जो अमेरिका सुपर पावर माना जाता था, वो जो है चीज मुतजलजल हो गई है। अब वो फेड हो गई है, अब वो नहीं रहा अमेरिका। दूसरे ये कि क्या सिफारती सतह पर अमेरिका की दुनिया के अंदर कोई से बची है, इसको जो है बचाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। कि जिस तरह से दुनिया बहुत तेजी के साथ पोस्ट यूएस एरा के अंदर दाखिल हो रही है, क्या अमेरिका के लिए कोई स्पेस बाकी बचेगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसको बचाने के लिए कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की चीन विजिट होने वाली थी, जंग होने की वजह से जो है वो विजिट कैंसिल करनी पड़ी या पोस्टपोन्ड हो गई। अब जो है नेक्स्ट विजिट होगी चीन की, नहीं होगी। उसके अलावा जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, चाहे स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, ये सारे के सारे चीन जा रहे हैं। तो अब जो है पूरी की पूरी दुनिया, आप देखिए रिसेंटली यूएई के भी क्राउन प्रिंस गए थे। तो ये सारे के सारे लोग, जो लोग ये सब चीन वगैरह जा रहे हैं, तो क्या चीन नया मरकज बनकर के उभर रहा है? तो अमेरिका का इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या होगा? तो अमेरिका की जमीन जब खिसक रही है तो वो सोच रहा है कि भागते भूत की लगोटी से ही, जिस तरह से भी हो, फिलहाल किसी तरह से मैं जो है ईरान के जंग से बाहर निकलूं। तो अमेरिका खुद को बाहर निकालने के लिए ये सब कोशिश कर रहा है। इसराइल निकलने देगा, नहीं निकलने देगा, ये जो है इसराइल का सिनेरियो है। लेकिन अमेरिका जो है बताते खुद निकलना चाह रहा है, क्योंकि सारे खराजात उसके हो रहे हैं। 90s का दौर गया जब अमेरिका हफ्ता वसूली करता था या तावान वसूल करता था। अब अरब ममालिक ने भी एक तरह से उससे पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि अरब ममालिक के अंदर जिधर, जैसा आपने बताया कि एक नया क्वाड डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान होगा, जिसके अंदर तुर्किया होगा, जिसके अंदर मिस्र होगा, सऊदी अरब होगा। अभी जो आसिम मुनीर की तेहरान विजिट हुई है, तो ईरान ने एक ऑप्शन और दिया है कि भाई जब आप ये सारे मुल्क मिल रहे हैं तो तेहरान को फिर अछूत किस लिए बनाया जा रहा है? तेहरान को भी शामिल किया जाए इसके अंदर। जब तेहरान एक रीजनल मुल्क है, एक पड़ोसी देश है, तो तेहरान को आप किस लिए रख रहे हैं? तो इस बात के इसकी जो है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आने मुझे वाले लग रहा है, वक्त में मैं अब्दुल जी भाई साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें आएंगी फिर रह जाएगी। लेकिन जिस तरह से शिया सुन्नी फिर एक बवंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न मीडिया या गोदी मीडिया के जरिए, तो उनका मुंह बंद करने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि ये मैसेज न जाए? क्योंकि शिया सुन्नी फिर की ये जो है दरअसल शिया मुल्कों के खिलाफ एक महाज बन रहा है, सुन्नी जो है फ्रंट बन रहा है, इस तरीके से कॉर्ड बन रहा है। तो मुझे, मेरा अपना ख्याल है कि इस पर भी
जरूर चर्चा होगी, जरूर बात होगी कि अगर कोई फोर्स बने तो उसमें ईरान जो है वो शामिल किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है जरूर उसमें होगी, अगर कुछ बनता है फिलहाल जो है। और देखिए, जो बात मैं बार बार कह रहा था अपने पूरी डिबेट में, कि देखिए जब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है तो नजरिया भी बदल जाएगा। और सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम पे इन्हिसार नहीं कर सकते, तुम पे मुनहसिर नहीं रह सकते। अब वो दौर खत्म हो गया कि जब हम तुम पे निर्भर रहते थे। तुम अपनी हिफाजत तो कर नहीं पा रहे हो, मेरी हिफाजत क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और एक चीज जो अभी आई कि अब जो है बाकायदा चीन और रूस ने कह दिया भाई हम डॉलर में अब तिजारत नहीं करेंगे, ऐसी खबरें अब आ रही हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो चेंज ये जो चेंज है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चेंज है जी। ये और जी, ये जो चेंज है बहुत ही बड़ा है। और देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है जिसको बहुत सारे मीडिया के लोग, एक्चुअली क्या है कि गोदी मीडिया चाहे भारत का हो चाहे चाहे इंटरनेशनल हो, इन सबका एक अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है कि ये सेक्टेरियन डिवीजन, सेक्टेरियन डिवाइड जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कायम रहे, ताकि अपने जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें दूसरे लोग। अब जो है मुस्लिम ममालिक ऐसे नहीं रहे, अब वो 90s का 80s का 40s वाला दौर गया। अब यहाँ पे बहुत मेच्योर पॉपुलेशन है। तो अब जब मेच्योर लोग हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं और इस तरह के लोग जब सामने आ रहे हैं, अब आप देखिए कि अगर इसराइल जो है किसी तरह से अमेरिका के प्रेशर के अंदर आकर के 10-12 रोज के लिए अगर पॉज करता है लेबनान के अंदर, ठीक है पॉज किया उसने, क्या सीरिया और ये सब टारगेट नहीं है इसराइल का? बिल्कुल है टारगेट। तो क्या जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एमएमसी जो है मीडिया पर आपके इस चैनल पे, तो जब हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है, तो क्या तुर्किया के, क्या मिस्र के, क्या ईरान के, क्या क्या जो है सऊदी के, क्या फिर कतर वगैरह के, क्या इनके रूलर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसीलिए एक रीजनल अलायंस, मिलिट्री अलायंस, वो बहुत जोरों शोर से बिल्डअप हो रहा है। और वो शिया सुन्नी अलायंस नहीं होगा, वो रीजनल मिलिट्री अलायंस होगा। और वो कहीं ना कहीं इसराइल की हेजीमनी के खिलाफ होगा, इसराइल की एक्सपेंशन की पॉलिसीज के खिलाफ होगा। वो दौर गया 40s का जब इसराइल ने 6 रोज में हराया था। अब इसराइल 60 साल में भी हरा नहीं सकता किसी मुल्क को। तो अब जो है इसराइल अपने उसके वजूद के कमजोर तरीन दौर में है। अब आप बताइए कि हमास जैसे ग्रुप, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप, आखिरकार समझौते पे कौन आया? इसराइल को आना पड़ा, जो कि एक फुल फ्लेज मुल्क है, कंट्री है, मिलिट्री है, सब कुछ है। तो अगर एक ग्रुप से आप जीत नहीं पा रहे हैं 2-2, 3-3 साल की जंग में, तो वो 6 दिन की जंग में आपने कैसे हराया होगा? तो पूरे का पूरा एक नैरेटिव है जैसे गढ़ा गया। तो उस नैरेटिव को अब एक नया नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है दुनिया में, गोदी मीडिया जिसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो अब शिया सुन्नी डिवीजन नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ मीडिया की कुक्ड अब स्टोरी रहेगी। रियल जो है, जो ग्राउंड्स हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो तुर्किया जो है उसकी भी तैयारी है। और अगर इसराइल ने ये बात कही है, अब आप देखिए कि मैंने आपके लास्ट उसके अंदर एपिसोड में मैंने वाज़ेह तौर पर इसराइल का जो एरोनॉटिक इंडस्ट्री का जो वाइस चेयरमैन था शेन गैल, उसका क्या था रिमार्क कि हमने ईरान के अंदर जो कुछ दिखाया वो तो टेलर है, असल अटैक हमारा तुर्किया के उस पे होगा। तो क्या तुर्की खामोश बैठेगा? तो सवाल यह है कि तुर्किया को मालूम है, और पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जो वहां रहे हैं, और उसके बाद जो उन्होंने ईरान की पूरी मिलिट्री के हेडक्वार्टर की जो विजिट की, वहां दौरा किया, सबसे मिले हैं, पेज़ेश्कियान साहब से भी मीटिंग हुई है उनकी। तो ये सारी मीटिंग ऐसी नहीं है। कई बार मीडिया के जरिए इस तरह के शुकूक शुबहात जो है दिखाए जाते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान है, मुनीर है, पाकिस्तान का एजेंट है। देखिए पाकिस्तान इकोनॉमिकली गरीब है, उसको बहुत बैलेंस बना करके रखना पड़ता है। जब आदमी उस नहज पे आएगा तब उसको मालूम होगा। हमारे यहाँ क्या है कि हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक दौर था जब जो है फतवे बहुत बहुत लगते थे, तो हमारे यहाँ फौरन लगता है आसिम मुनीर काफिर, फला मुशरिक, फला ये। तो भाई अगर ये सारे लोग काफिर हैं तो फिर मुसलमान कौन है? बता दो फिर। तो ये सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान ऐसे दोराहे पर है जहां उसको को अपनी मईशत के इस्तेहकाम के लिए अमेरिका और अरबों की भी जरूरत है, लेकिन उसके सिक्योरिटी के लिए उसको ईरान की भी जरूरत है।
क्योंकि ईरान का वो जो पूरा 800 किलोमीटर का बलूचिस्तान वाला बॉर्डर है, अगर ईरान के साथ इसने बिगाड़ किया तो वहां इंसर्जेंट ग्रुप बहुत सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए इमरान खान के उसमें दौर में ज्वाइंट पेट्रोलिंग का समझौता हुआ था पाकिस्तान और ईरान के बीच में। और अभी तक अगर सूरत हाल कंट्रोल में है तो वो सिर्फ इसलिए है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों की मिलिट्री ज्वाइंटली वहां पे पेट्रोलिंग करती है बॉर्डर पे। तो ये एक मैकेनिज्म है। और यहाँ पे दूसरा ये यहाँ पे जी देखिए, मैं फिर आऊंगा अब्दुल वाहिद साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है, अभी अजमल अब्रार साहब ने भी ये बात कही है, अभी एक साहब और मैं देखो नाम ऊपर आया था, ये डॉक्टर साहब साहब हैं, तो उनका एक अलग आया है बयान, और उन्होंने कहा है वाहिद भाई, रशिया की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर में उलझाकर अमेरिका इजराइल जो है वो जमीनी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। अजमल अबरार साहब ने भी यही कहा है। मुमताज भाई, लोग कमेंट कर रहे हैं कि अमेरिका लैंड वॉर यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका ने जमीनी अटैक किया तो वो खुद अपना ताबूत तैयार कर लेगा। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी ये खबर आई है, देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि जैसे ही लेबनान ईरान से जंग बंद हुई, गाजा में इजराइल को वेव ऑफ आर्टिलरी बम्बार्डमेंट गाजा में शुरू कर दिया गया है, और लगातार जो है वो गाजा में हमले हो रहे हैं, यानी इजराइल रुक ही नहीं रहा है। हालांकि वहां पे अदालत भी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अदालत जो है अपने तौर पे वहां पे अब सुनवाई शुरू कर दी, बेन गवीर पे हो चुकी है, जो फिलिस्तीनी कैदी के साथ जिस तरह की ज्यादती की थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई यह इजराइल रुकेगा कैसे? वो ठीक है, अब लेबनान नहीं तो गाजा, गाजा नहीं तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी ये तो लगातार जो है, तो इसका हल कैसे निकलेगा? अब्दुल वाहिद साहब, लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई इनका क्या होगा और कब मिलिट्री बनेगी, कब ग्रुप बनेगा। भाई आज से 2 साल पहले टर्की ने कहा था कि हम जो है फौज तैयार करेंगे, और ये वो OIC की मीटिंग में बाकायदा ये बात आई थी, लेकिन सिर्फ बयान आता है। वो जो बयान था मुमताज भाई, वो जो है टर्की का नहीं था, वो जो है 3-4 साल पहले सऊदी अरब का था रिमार्क कि हम 34 कंट्रीज का एक एंटी टेररिज्म अलायंस बनाएंगे। वो जो है बेसिकली ये था कि सऊदी अरब के पर्पसेस को सर्व कर रहा था। लेकिन इधर 1-1.5 महीने से पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ है। अब उसके अंदर ये है कि अब ये सारे ममालिक डरे हुए हैं, और उनका डर जो है ईरान से नहीं है, उनका डर इसराइल से है, उनका डर अमेरिका से है कि क्या अमेरिका अगर फ्रस्ट्रेट होता है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा। तो आप देखिए कि अब वो दौर नहीं रहा। इसराइल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमें लगेगा शुरू में कि भाई इसराइल आगे बढ़ रहा है, फलस्तीनियों को मार रहा है, लेबनान के अंदर गया, लेकिन सवाल वही है कि जब आगे बढ़ेगा आप इसको आगे बढ़ने दीजिए। ये जरा सा आगे बढ़ेगा जहां सीरिया के बॉर्डर पे आएगा, और उधर आप देखिएगा कि फिर इसराइल के काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी तुर्किया से और बहुत सारे ममालिक से। एक जो है बहुत बेफिटिंग रिस्पांस मिलेगा। जो हम सोचते हैं, फौरन बोलते हैं कि भाई रजब तैयब उर्दगान सिर्फ बातों के शेर हैं, काफी हद तक बातों का शेर है, लेकिन आर्मीनिया के अंदर दिखाया उसने। आर्मीनिया के अंदर पूरी फौजकशी जिस तरह से तुर्किया की हुई और भी बहुत सारे कंट्रीज की हुई, तो ऐसा नहीं कि फौरन मिलिट्री आएगी फौरन मार लेगी, लेकिन वो उस तरह की सिचुएशन बन जाती है। क्या कभी किसी ने आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले सोचा था कि ईरान इस तरह से फुल फ्लेज इसराइल पर अटैक करेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था? 3-4 साल पहले तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या इसराइल पर भी कोई मुस्लिम देश अटैक करेगा, किया अटैक? तो ऐसा नहीं है, ये सारे सिनेरियो बदल रहे हैं। हमें फौरन जो है रिजल्ट चाहिए होता है, क्योंकि इंसान जो है वो उजलत पसंद है। तो इस तरह से उजलत से बहुत सारे फैसले नहीं होते हैं। यहूदियों को दोबारा फलस्तीन में आने में 250-300 साल लग गए। इनको जो है मतलब अपना जो है वो सब के भाई नहीं, हम जैसे पहले थे पुराना लाएंगे। हालांकि ये इसराइली विदेशी हैं, जितने जो है इंडिजिनस इसराइली हैं असल, वो बहुत कम लोग हैं जो मस्जिद अक्सा या फिर यरूशलेम के आसपास हैं, वरना और जितने आए हैं ये सारे विदेशी हैं। तो इनको एक सपना दिखाया गया कि नहीं 200 साल पहले ऐसे हुआ था, वो सब हुआ था। भाई 200 साल पहले अगर मुसलमानों ने फलस्तीन फतेह किया था तो यहूदियों से नहीं, ईसाइयों से लिया था। इस वक्त देखिए, और तीसरा डेवलपमेंट क्या हो रहा है। असल चीज जो बात है नैरेटिव की है, और प्लीज मुझे ये बात कंप्लीट करने दीजिएगा। पोप जो है अपना विजिट शुरू किया उन्होंने। अब आप देखिए कि सबसे पहले वो अपनी इस फॉरेन विजिट में कहाँ गए हैं? वो एक मस्जिद में गए हैं। मस्जिद के अंदर जो कुछ उनका बयान आया है पोप का, सुनने के लायक है।
कि सारे मजहब एकजुट हो रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो इंसानियत के दुश्मन हैं। अब आप बताइए, इंसानियत का दुश्मन पोप ने किसे करार दिया? डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को। क्या ये कोई छोटा मोटा है ये बात? तो ये पूरा पब्लिक नैरेटिव पूरी दुनिया का बदल रहा है, और सबसे अच्छी चीज यही है, जवाल यहीं से होगा। कहा है तानाशाह इनको करार दिया है भाई, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये अपने कब्जे में। जी, और बहुत बड़ी बात है ये। तो आप बताइए कि अगर पोप मस्जिद में जाकर इस तरह का ऐलान एक मुस्लिम आलिम दीन के साथ कर रहा है, तो आप देखिए कि इसका मैसेज कितना बड़ा है। तो ये जो है पूरी दुनिया वहां पे आ गई है। अब ये इसराइल अगर और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसकी एक्सपायरी डेट उतनी जल्दी ही करीब आएगी। इसराइल के लिए बेहतर यही है कि अपनी हद में रहे, तजावुज न करे। अब वो दौर गए जब वो 6 दिन में लोगों को हराया करता था। अब इसराइल हारेगा, और इस वक्त ऐसे हारेगा कि उनको दुम दबाकर भागने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो जो मुर्रिखीन बताते हैं कि भाई पेड़ और ये जो है पत्थर गवाही देंगे कि इसके पीछे यहूदी छुपा हुआ है, तो वही होगा इनके साथ। और वो दौर आ गया है पूरी दुनिया के अंदर। आप देखिए थाईलैंड के अंदर यहूदी जो है टूरिस्ट आते हैं, उनको भी मारा पीटा जा रहा है। तो अब आप देखिए कि क्या कभी ये तसव्वुर किया जा सकता था कि इसराइलियों के साथ ऐसे होगा? कुछ लोग उनके अंधभक्त हैं, वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो लोग हकीकत पसंद हैं, जिसके अंदर 1% भी अक्ल व शऊर है, तो वो जानता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो इस वक्त जो है अब शिया सुन्नी नैरेटिव खत्म हो रहा है, और अब जो है ईसाई और मुस्लिम और ये भी। अब आप देखिए कि अगर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाकई है, तो सिविलाइज्ड कंट्रीज इन सारे शैतानों को उनके ताबूत में बंद करेंगी और उनको उनके घर तक छोड़ के आएंगी, कब्र तक। जी।